चलिए रुक कर लेते हैं आज के मुद्दे का। आज के जो 3 सवाल हैं, सबसे महत्वपूर्ण आज की पहली खबर का रुख करते हैं। अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घर की खुशियां छिन गई। यह हादसा इतना भयानक था कि फ्लाइट में सफर करने वालों में खौफ भर गया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ड्रीम लाइनर जैसा सुरक्षित विमान इतने बड़े हादसे का शिकार होगा। दूसरी खौफ की वजह हादसे के बाद विमानों में लगातार आ रही खराबियां, तकनीकी खराबियां या तमाम खराबियां हैं। जब से प्लेन क्रैश हुआ है तब से कभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, विमानों को तकनीकी खराबियों और सुरक्षा कारणों से या तो यू टर्न लेना पड़ रहा है या फिर फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है। प्लेन में सफर करना इन दिनों कुछ ऐसा है जैसे जान हथेली पर लेकर चलना। बिल्कुल, हादसे के बाद आज पहली बार अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पहले तो फ्लाइट डिले हो गई और बाद में फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से तकनीकी खराबी के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ज्यादातर विमान एयर इंडिया के बोइंग के हैं। अब दिल्ली से रांची तक बोइंग की फ्लाइट की उड़ान के कुछ देर बाद ही दिल्ली में डाइवर्ट कर इमरजेंसी लैंड किया गया, तो हांगकांग दिल्ली जा रही ड्रीमलाइनर फ्लाइट भी वापस लौट गई और लखनऊ एयरपोर्ट में तो लैंडिंग के वक्त विमान चिंगारी और धुआं निकलने से चीख पुकार तक मच गई। हालांकि समय रहते आग को बुझा लिया गया। कहीं विमान में बम की धमकी मिल रही है, कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो एक तरफ हादसा, दूसरी तरफ एक के बाद एक इमरजेंसी लैंडिंग। एयरलाइंस की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एयर इंडिया का बोइंग तो सवालों के घेरे में ही है, लेकिन अब दूसरे एयरलाइंस के विमानों की मेंटेनेंस भी सवालों के घेरे में है। उड़ान से पहले विमान की ठीक से जांच क्यों नहीं की जाती? हादसे के बाद ही आखिर क्यों एयरलाइंस कंपनियां जागती हैं? विमानों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट सामने आ रहे हैं। Give us a good food, हॉट हम लोग को इडली सांभर नाश्ता दिया, वो बहुत ड्राई फ्रूट्स भी दिया, चाय कॉफी भी दिया, पानी भी, सब दे गिव ऑल सर्विसेज टू अस। सुबह में निकले थे बखरा बारिश में, यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ। सुबह अभी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1:15 बजे का डिपार्चर था और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, प्लेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है। और इसी के साथ खड़े होते हैं 3 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, फ्लाइट कैंसिल, विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह है क्या? यह पहला सवाल। बिल्कुल। और दूसरा सवाल, क्या विमान कंपनियां मेंटेनेंस में लापरवाही बरत रही हैं? और तीसरा सवाल, क्या उड़ान से पहले विमानों की ठीक से जांच नहीं हो रही है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जो देश की जनता के मन में है। ये तमाम वो सवाल हैं जो देश जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट, कभी किसी फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, उसे लैंड करना पड़ता है, कभी इमरजेंसी लैंडिंग में लैंड करना पड़ता है, कभी फ्लाइट को रद्द करना पड़ता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जो है वो जुड़े हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जेपी सिंह जी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर वंदना सिंह हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। लेकिन यूके देवनाथ जी, पहला सवाल आपसे ही होगा जो देश की जनता के मन में है और देश की जनता जानना और समझना चाहती है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक जो फॉल्ट हैं वो फ्लाइट्स में निकल कर आ रहे हैं, और एक ही कंपनियों में नहीं, अब तो अलग अलग कंपनियों में भी निकल कर आ रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एविएशन आज भी बहुत सेफ है सड़क यात्रा के बनिस्बत। दूसरी बात है कि भारत सरकार, डीजीसीए, और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सारे कदम ले रही है कि जो एयरक्राफ्ट एयरलाइंस हैं वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को ठीक तरह से लागू करें। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें तो पैसेंजर्स हैं ही, लेकिन जिस कंपनी ने अपने जहाज बनाए हैं, चाहे वो बोइंग हो, चाहे वो एयरबस हो, कोई भी दूसरी कंपनी हो,
उन्होंने भी दुनिया भर में अपने हाईली क्वालिफाइड स्टाफ को बिठा रखा है, जिसका जिम्मेवारी ये है कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट के नाम पर कोई धब्बा ना लगे। हम याद करना चाहेंगे कि एक एक कंपनी के भविष्य का जो सप्लाई ऑर्डर लाइन है, बोइंग का ड्रीम लाइनर 787 जो बोइंग का है, इसके 400 सप्लाई ऑर्डर जो हैं वो कंफर्म्ड हैं और आने वाले समय में 2000 और सप्लाई ऑर्डर मिलने लेकिन वाले देवनाथ हैं। जी, मुझे अब लगता है कि सप्लाई ऑर्डर, सप्लाई चेन, उस सब पर असर पड़ेगा। देवनाथ जी, ये हम नहीं कह रहे कि सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, बिल्कुल सेफेस्ट भी है, फास्टेस्ट भी है, एक्सपेंसिव भी, वो तमाम चीजें हमें यहां पर समझनी होगी। हमारा मुख्यतः ये प्रश्न है, आजकल इतनी टेक्निकल फॉल्ट्स अगर आ रही हैं, वो या तो रिपोर्ट ज्यादा हो रही हैं, ये एक पहलू हो सकता है, दूसरा पहलू ये हो सकता है क्या वहां पर उसकी मेंटेनेंस में क्या कुछ कंपनीज इन्वॉल्व हैं। विसल ब्लोअर्स जिस तरीके से बोइंग की बात कर रहे हैं, उनकी मैन पावर शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, उनके सीईओ की सैलरी की अगर आपने बात की, उनको अगर वहां पॉलिटिशियंस के सामने खड़ा होना पड़ता है तो वो जवाब देते हैं कि अपनी सैलरी तो 45% उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन वहां पर जो छटनियां हो रही है, क्वालिटी चेक्स में वो कमी आ रही है, डोर्स को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल थोड़े से डराते हैं, कुछ हमसे छुपाया तो नहीं जा रहा है। देवनाथ जी देखिए, वेस्टर्न सिस्टम या किसी भी मल्टीनेशनल में हम में से सब लोग काम कर चुके हैं। उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि जो हाईएस्ट पोस्ट है सीईओ, वो ऐसा व्यक्ति है जो कि शायद 1000 तो क्या 10,000 लोगों में से छठ के सीईओ बना है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आस्ते आस्ते आ रहा है। दूसरी बात है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि आज का जो सीईओ है वो तय करता है कि कंपनी 10 साल या 20 साल के बाद कहां पर होगी। क्या वो आज से 10 साल के बाद 10% डाउन होगी या वो आज से 20 साल के बाद 20% अप होगी। ये कॉम्पिटिटिव का जमाना है, तो एक खास ट्रेड सारे सीईओज में होता है। बिल्कुल। डॉक्टर वंदना सिंह से यूके देवनाथ जी एक सवाल लेंगे। मैम, आपकी एक्सपर्टीज है एविएशन में और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरीके की इग्नोरेंस जो है वो होती है। मैम, क्या लगता है कि पिछले 5 दिनों का अगर मैं जिक्र करूं तो क्या आप एक्स्ट्रा बहुत अलर्ट हो गए, आप अटेंटिव हो गए हैं कि जो आप टेक्निकल पहले क्लियरेंस मिलती थी या एक ऑडिट होता था उसमें आप इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं करते थे और कुछ होता था खामी तो आप कहते थे छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है, लेट इट बी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। देयर हैज़ बीन अ ट्रैजिक एक्सीडेंट एज वी ऑल नो, जिसका प्रोब अभी जारी हुआ है एंड वी एक्सपेक्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इन अ मंथ्स टाइम एंड अ फाइनल रिपोर्ट इन 3 months टाइम। तो आप ये देखिए दैट ह्यूमन साइके इज एज सच दैट पहले तो फियर फैक्टर होगा। फियर फैक्टर कम्स अ बिट in entire A to Z, whether it's maintenance staff, whether it is engineering staff, whether it is crew, whether passenger में तो panic है ही. So obviously the checks and balances have to be in place, and there will be a bit of over cautiousness. This is expected. But the main thing that I want to clarify here is that a lot of notices from DGCA, from the Directorate General Civil Aviation were given on 3rd June, on 5th June to Air India, and I repeat, Air India, highlighting lapses in airworthiness and maintenance of several aircrafts, including expired emergency equipment and faulty seatbelt assemblies. बार-बार हम लोग ये सुने जा रहे थे कि क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इग्नोर हो रही हैं, क्या इनएडिक्वेट मेंटेनेंस है, क्यों ब्रोकन सीट्स है। वंदना जी, तो क्या मेंटेनेंस को लेकर भी ब्रोकन सीट बेल्ट, बिल्कुल आपने यहां पर कहा, डीजीसीए की वार्निंग्स का आपने जिक्र किया, तो वार्निंग्स को अगर इग्नोर किया तो ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, ये तो पीपल्स लाइफ आर एट स्टेक। अगर इस तरीके से हम इसको देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। आई एम एग्रीइंग एज अ आम आदमी। ट्रेन का इंजन अगर खराब होगा तो ज्यादा से ज्यादा रुक जाएगी, गाड़ी का इंजन खराब होगा तो गाड़ी रुक जाएगी, क्रैश तो नहीं हो जाएगा, प्लेन तो क्रैश हो सकता है। एग्जैक्टली। सो देयरफॉर ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सारे जहाज ठीक से मेंटेन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कोई घर खरीदते हैं, यू हैव टू मेंटेन इट, एंड डोंट फॉरगेट कि ड्रीम लाइनर 777 सीरीज और 787 सीरीज, ऑल ऑफ देम, दीज आर रोबस्ट एयरक्राफ्ट्स, दीज आर हेल्दी एयरक्राफ्ट्स, देयर बीन नो क्रैश फॉर लास्ट 15 years,
but the question is coming on the maintenance. Question is coming on maybe faulty spare parts or maybe third party suppliers. A lot of लेकिन उसका questions 787 का ना क्रैश होने का रिकॉर्ड तो बिल्कुल यहाँ पर खराब हो गया। पहले बहुत सारे फॉल्ट्स जो हैं आशीष वो दिखते थे। जेपी सिंह जी से ले लेते हैं। जेपी सिंह जी से सवाल लेना इसलिए जरूरी है कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जेपी सिंह जी किसकी होती है और मेंटेनेंस हो इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, और अगर मेंटेनेंस में खराबी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? देखिए जी, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली कंपनी की है, पर ये ओवरसाइट डीजीसीए की है, बिकॉज दे आर द रेगुलेटर्स। उन्होंने ये इंश्योर करना है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर मेट विद एज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, एज गिवन बाय द engine people. So all these are put into a written form and they exist as standard operating procedures and everything else. ये बोइंग की इंसिडेंटली एक दे कीप इशूइंग एक FAA ने एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू किया हुआ है इसका एडी रिगार्डिंग दिस डबल इंजन फेलियर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ फेडेक एज वेल एज साइमल्टेनियस इंजन फेलियर बिकॉज ऑफ इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। तो ये बात जेपी सिंह जी आप शायद एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। क्या बता रखा है, इस थोड़ा दोहरा दीजिए कि बोइंग की तरफ से जो डबल इंजन फेलियर हुआ है ये लाइट में आया है कि इस पे FAA ने, दैट इज फेडरल अमेरिकन अथॉरिटी एविएशन अथॉरिटी, दे हैव इशूड अ AD डायरेक्टिव टू बोइंग which states that ये जो दो इंजन का फेलियर है इट कैन हैपन टू एन एयरक्राफ्ट, और बेस्ड ऑन दैट द डायरेक्टिव वाज इशूड टू ऑल एयरलाइंस की 120 दिन के अंदर एयरक्राफ्ट का सारा सिस्टम शट डाउन होना चाहिए एंड देन ओनली इट शुड बी री एनर्जाइज्ड, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल स्टैकिंग, जिसमें होती है जैसे ये फॉल्ट आ जाती हैं, जैसे EVs हैं आजकल, इनमें भी ये फॉल्ट आ रही है क्योंकि तो यूके देवनाथ जी, अगर करंट सिनेरियो में हम देखें, जो मैं पहले ही जिक्र कर रही थी कि आप अब अलर्ट हो गए हैं कि अब ये एक हादसा हुआ है तो अब आप अलर्ट हो गए हैं जी कि अब जो टेक्निकल क्लियरेंस है उसके अंदर आप थोड़ी सी कठिनाई लाइए और सही तरीके से वो टेक्निकल क्लियरेंस मिलना चाहिए। यूके देवनाथ जी, हमने बहुत से पायलट्स जो अब मतलब रिटायर हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका एक तरीके का बयान सामने आता है कॉस्ट सेविंग के लिए हम बहुत सी चीजें, और हाल फिलहाल में तो बहुत आम हो गया है कि बहुत सी हम देख रहे हैं एयरलाइंस जो है इंसॉल्वेंट हो रही हैं, मतलब वहां पर मुनाफा इतना नहीं है और कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है और अब आपको कॉस्ट को सेव करना है। इज इट अ बिग फैक्टर कि इस वजह से ही ये हादसे जो है वो बढ़ रहे हैं? देखिए, होता यह है एयरलाइंस में या एविएशन इंडस्ट्री में कि ऑब्वियसली प्रॉफिट एक फैक्टर होता है, लेकिन प्रॉफिट करने के लिए फ्लाइट सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे ऑपरेशनल शॉर्टकमिंग्स हो या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, उन पर एक कॉम्पिटेंट लेवल पर डिस्कशन करने के बाद डॉक्यूमेंटेड होता है। अगर क्रिटिकल एरिया है जिसके फेलियर होने पर कैटास्ट्रॉफी कैन टेक प्लेस, यानी इंजन हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, तो कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाता। अब ये शब्द कंसेशन मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में ये एक एक्सेप्टेबल ऑफिशियल जार्गन है। अब अगर कोई चीज ऐसी है जो काम नहीं कर रही है या अभी खराब है, लेकिन वो नॉन क्रिटिकल है। देवनाथ जी, ये जैसे पलक का जो प्रश्न था, मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि कॉस्ट सेविंग के कई तरीके होते हैं। फ्यूल कंजम्पशन को आप कम करना चाहते हैं, प्लेन जब हम रनवे पर यानी टारमैक पर हम जब उसको दौड़ाते हैं, वो भी एक फ्यूल एक्सपेंडिचर बहुत होता है। जब हम उसको किस तरीके से लैंड कराते हैं, कितना उसका तमाम चीजें, कितना उसमें सामान कितना, वो तमाम चीजें कैलकुलेशन के साथ, वो भी फ्यूल कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। क्या तेल बचाने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस का, प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा है जो एयरक्राफ्ट को ज्यादा डैमेज करता है? यानी कि जो आप लैंडिंग के प्रोसीजर का पालन करते हैं, क्या वो एक हार्ड लैंडिंग है या फिर आप पूरे रनवे का आप इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है लेकिन आपका विमान ज्यादा सेफ रहता है? थोड़ा ये आपका एक्सपर्टीज वाला मामला, थोड़ा सा मैंने पढ़ा, आप इस पर थोड़ा सा यहां पर लाइट डालिए, रोशनी डालिए कि ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं क्या जो सवालों के घेरे में आप यहां पर ला सकते हैं उनको?
इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल में रखना या फ्यूल कंजम्पशन को कम करना या सही शब्द इस्तेमाल करें तो फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना एक पायलट को सिखाया जाता है, आशा भी की जाती है, कई एयरलाइंस में उसके लिए एक इंसेंटिव भी दिया जाता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी सेफ्टी तो ये है कि जो पायलट है, कैप्टन और को पायलट है, वो खुद ही वहां बैठे हैं। तो अगर समझिए वो 10 लीटर एटीएफ का बचाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर बात है वो 10 लीटर एटीएफ इस तरह से नहीं बचाएंगे कि उनकी खुद की जान जोखिम में आ जाए। मैं बहुत ही सेल्फिश लॉजिक दे रहा हूं। तो पैसेंजर्स, हमको सिखाया जाता है कि पैसेंजर की सेफ्टी सुप्रीम है, लेकिन क्योंकि मैं खुद सेल्फिश व्यक्ति हूं, मैं बताना चाहता हूं पैसेंजर से ज्यादा मेरी सेफ्टी, यानी जो कैप्टन है, पायलट है, को पायलट है, मैं खुद बहुत अपने को पहले जिंदा रखूंगा। तो ये सोचना कि मैं 10 लीटर एटीएफ बचाने के लिए कुछ करूंगा। एक सवाल जेपी सिंह जी से लेना जरूरी है। जेपी सिंह जी, जो बात वंदना जी ने कही थी वो बात अहम है। शिकायतें मिली लेकिन डीजीसीए की तरफ से बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये मान के चला जाए कि इस हादसे के बाद डीजीसीए जब जगा तब इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, फॉल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, और अगर कार्रवाई ठोस तरीके से पहले की गई होती डीजीसीए की तरफ से तो शायद इस तरह के हादसे ना होते? नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए, ये जो ऑडिट्स हैं, डीजीसीए इटसेल्फ इज अंडर ऑडिट, इनका ऑडिट होता है। और जो प्रोफेशनल एयरलाइंस कंट्रीज में हमारा ऑडिट, लास्ट डीजीसीए ऑडिट, आई डोंट इवन नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट, टू माय मेमोरी, इफ इट सर्व्स मी राइट, एक इनका ऑडिट हुआ था कम से कम 9 साल पहले, और उसमें बहुत ऑब्जर्वेशंस थी, डीजीसी के ऊपर ही ऑब्जर्वेशंस थी। अब देखिए, जो फ्लाइट्स होती है, आपको मैं एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ जी। नाइट फ्लाइट्स होती हैं, नाइट फ्लाइट्स के लिए डीजीसी का ऑफिस भी बंद होता है, और इनको नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोजिंग मैं कलकत्ता से फ्लाइट ला रहा हूँ, रात को ला रहा हूँ, इट लैंड्स इन दिल्ली एट मिडनाइट और 1 o'clock, उसके बाद मेरे को बॉम्बे जाना है रात को। नाउ इफ आई हैव टू टेक एक्सटेंशन, if I have already completed my 7 hours of flying time, if I have to take extension, I have to go to DGCA. There is nobody available in DGCA to give you a clearance कि रात को आप clearance ले सको। तो what will happen to the aircraft? Aircraft will get grounded. अभी कभी पहले, बड़ी पहले की बात है, इसमें I'm not talking about now. DGCA ने दे रखा था कि हमें रात को 1 बजे जगाने की बजाय, if you are meeting the requirements within से 2 घंटे की फ्लाइट है और आप मीट करते हो, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जैसे डीजीसीए खुलता है, आप पूरी डिटेल्स देके हमें टेक लॉग देके, अगर इफ इट वाज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, इफ डिलेड ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ऑल दोस वेदर कंडीशंस एंड टेक कंडीशंस आर टू बी लॉग्ड एंड द थिंग फॉरवर्डेड टू डीजीसीए। बेस्ड ऑन दैट ही विल गिव यू अ क्लियरेंस। तो रात को इंस्पेक्शन, कोई भी एयरक्राफ्ट देख लो आप, दिल्ली में कोई लैंड करता है, आई वाज ऑपरेटिंग इंटरनेशनली, तो एक बार आई लैंडेड इन बैंगलोर पास्ट मिडनाइट, एंड एटीसी ऑफिसर मेड एन ऑब्जर्वेशन कि आपके कोई इंस्पेक्टर आना चाहता है प्लेन देखने के लिए। तो आई सेड या ही इज वेलकम। दिस पर्सन केम, आई थॉट ही इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन टू लुक एट द टेक लॉग और डॉक्यूमेंटेशन चेक करने आता, बिकॉज ये सरप्राइज चेक्स होते रहते हैं इन बिटवीन टाइम। देन आई रियलाइज ही इज एक्चुअली कम ऑन अ विजिट, और अपने किसी बच्चे को लेके आया हुआ था दिखाने के लिए कि हवाई जहाज अंदर से कैसे, क्योंकि नॉर्मली तो लोग घुसने नहीं देते। नाउ ही इज कम विद दैट लाइसेंस बिकॉज एज एन इंस्पेक्टर फ्रॉम डीजीसीए, उसने साइन भी कर दिया कि एज ए विजिट इज लॉक्ड, बट इन द बार्गेन ही ब्रॉट अ पर्सन बेसिकली हैड कम फॉर हिज ओन वर्क, नथिंग। वो अपना खजूर खा के, कॉफी पी के चला गया। डॉक्टर वंदना सिंह जी, आप सुन रही होंगी जेपी सिंह की बात को। जेपी सिंह जी जो बातें कह रहे हैं, उन बातों को सुनने के बाद लगता है कि डीजीसीए केवल औपचारिकता के लिए बस बच के रह गई है। अपनी फाइलों में सारी दस्तावेजों को, चीजों को लिखने के लिए उससे ज्यादा उनकी कोई जवाबदेही है नहीं। जवाबदेही तो तब हो जब वो डेटा रिलीज करे, जवाबदेही उनकी तब होगी जब उनसे सवाल पूछे जाए। जवाबदेही उनकी कुछ है नहीं, बस यात्रियों की जो जान है वो एयरलाइंस के हाथ में, एयरलाइन जिस तरीके से चाहे उस तरीके से। और इस पर आशीष, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से मोहिया मोइत्रा का एक बयान संसद का सामने याद आ रहा है, जब उन्होंने एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर एक सवाल बोला था कि मिनिस्ट्री क्यों एग्जिस्ट करती है। मैम, क्योंकि एक आपके पास महज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एवरीथिंग इज प्राइवेट, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास सिर्फ इतनी है कि जो एयरलाइंस किस तरीके से संचालन कर रही है, मेंटेनेंस किस तरीके से कर रही है, आप बस एक वॉच डॉग है।
और क्या आपको लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं वो अलर्टनेस, वो स्ट्रिक्टनेस वो नहीं दिख रही? अब वही बात है, महुआ मोइत्रा ने जो कहा, डॉक्टर जो भी पलक कह रही थी कि क्यों एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्या कर क्या रही है ये? See, but this is also the reason why the government has come out very, very strong now. अभी आप देखें कि इस हादसे के बाद what is happening is that the Prime Minister, from Prime Minister to Home Minister to Aviation Minister, they have come down very hard on the DGCA. They have come down very hard on the regulatory body as such, as well as on our duopoly that we have right now with Air India and Indigo, because Akasa and the other one, Spice, is hardly there. So the question is that they have come very, very hard on them, because I agree there should be rigorous audits, surprise audits, and audit has to be also happening on the regulatory body. ये तो बिल्कुल होना है, and I don't see कि अब इस हादसे के बाद हमको ये डॉक्टर वंदना, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूंगी। जब हम टेक्निकल ऑडिट और टेक्निकल जो अगर एक विमान उड़ रहा है, लेट्स सपोज कि आपकी दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट जा रही है और उससे पहले वो फ्लाइट टेक ऑफ करे तो एक पूरी एक सिक्योरिटी आपको एसओपी फॉलो करनी पड़ती है। क्या वहां पर हर बार जब भी फ्लाइट जाती है तो वहां पर प्राइवेट लेवल पर तो आपकी टेक्निकल क्लियरेंस हो रही है, क्या डीजीसीए लेवल पर भी हर एक फ्लाइट की क्लियरेंस होती है टेक्निकल? Yes, every flight is cleared, but the most important thing is that if there is something wrong, it is first the fault. It is first, I won't say the fault, the responsibility. Who's having the responsibility? Responsibility is with the concerned airline. अगर एयर इंडिया है इस केस में, देन एयर इंडिया का काम है कि वो पूरा A to Z चेक्स करें। पर वंदना जी, क्या डीजीसीए का कोई ऑफिसर, कोई उनका कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन, कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर होता है? फॉर एवरी फ्लाइट। सर प्लीज, कैन आई जस्ट इंटरवीन? या प्लीज। आपका जो लाइसेंस होता है, व्हेन यू आर एन इंस्पेक्टर और यू आर अ पायलट और यू आर एन इंजीनियर, when you sign, you are signing on behalf of the DGCA. You are authorized by DGCA as an inspector or as a pilot or this thing. So you are the DGCA representative at that time. But not Even on the payroll of examiners who are- DGCA. But not on the payroll of DGCA. मतलब ये No, not on the payroll, not on the payroll of DGCA. क्या वो अगर मेरा यही प्रश्न है जेपी जी, ये आप मुझे बताएं, क्या वो एक व्यक्ति डीजीसीए से हो तो थोड़ा और बेहतर from होगा? time to time there are DGCA inspectors who come and check it out. Random They do inspections. come to the flights, they come to the नहीं सर, airlines. there is a difference, regular with every flight और No, not with surprise every testing flight. में। Not with every flight, not to my mind. Not to every flight. Should it be? They ऐसा होना even come चाहिए as क्या? observers at times. अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, जैसे दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, तो ठीक है। sometimes when the new pilots are being checked out, इंस्ट्रक्टर आते हैं, तो DGCA inspectors come on board ठीक है। to observe. They come as observers. So these happen. एक How बार देवनाथ often जी they की भी- happen, हाँ, how हाँ, often they should happen is a different question altogether. But they have. बिल्कुल, देवनाथ जी की भी राय ले लेते हैं। देवनाथ जी, ये हमारा प्रश्न है, हमारी सोच है कि क्या डीजीसीए का व्यक्ति भी वहां पर रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल हर फ्लाइट में, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है, नहीं है? उसका जो कॉस्ट होगा, वह तमाम चीजें, उससे थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस आएगी क्या? नोटिस जारी करने से अच्छा वही व्यक्ति है तो जवाबदेही और अच्छे से तय हो जाएगी। शिवम जी, ये पॉसिबल नहीं है और जरूरत भी नहीं है। देखिए, डीजीसीए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमें याद रखना करना चाहिए कि वो आईकाओ नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एसओपीज हैं कि टेक्निकल सर्विसेज कैसे काम करेंगी, ऑपरेशंस कैसे काम करेगी, और सबसे बड़ी बात है इंटरनल ऑडिट किस तरह से काम करेगी, ये सब आईकाओ के गाइडलाइन में दिए हुए हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आईकाओ की रिपोर्ट जो है, मैं बताता हूं, लास्ट आई थी जनवरी 2023 में, जो कि बहुत फेवरेबल थी। जनवरी 2023 में जो और मैं बताता हूं कि ये ऑडिट हर साल आईकाओ आके नहीं करती है, 3 साल 4 साल का इनका एक साइक्लिंग शेड्यूल होता है। जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा ऑडिट करने की, क्योंकि उनके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि फॉल्ट फाउंड और उसमें करेक्टिव एक्शन टेकन, वो 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने का टाइम शेड्यूल लग जाता है। उनके ऑडिट में जैसे वो आके बोलेंगे कि रनवे लेंथ में ये डिफिकल्टी है,
तो ऑब्वियसली है कि उसके लिए रेक्टिफिकेशन में रनवे की उस रेक्टिफिकेशन में आपको 250 करोड़ चलिए का खर्चा है। इसी के साथ समय इतना ही। देवनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का हमारे साथ, वंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से जानकारी सभी ने साझा करी।